बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार सभी विभाग के मंत्री अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। ऐसे में सहकारिता विभाग के मंत्री उदयलाल आंजना ने भी अपनी उपलब्धियां बताई। आइए जानते हैं। कार्यकाल पूरा होने पर के मौके पर आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस 2 सालों में आपने भी मुझे और मेरे विभाग को पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ कर पाया जनता तक उस समाचार को पहुँचाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैं इस मौके पर अपने 2 साल के कार्यकाल से, सरकार के 2 के कार्यकाल से जो किया उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। हमने वादा किया था जनता से चुनाव में कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, सहकारी बैंकों का, तो वो ऋण हमने 48 घंटे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माफ़ कर दिया। और विपक्ष ने काफ़ी वो हल्ला मचाया कि इतना विलम्ब हो गया और अभी तक किसानों को ऋण माफ़ी क्या नहीं दी है। लेकिन सरकार की घोषणा होती है, मुख्यमंत्री की बात पर किसानों ने भरोसा किया था, इसलिए वो तो 48 घंटे के अंदर ही ये मान गए थे कि हमारा ऋण माफ़ हो गया। वो तो चैन की न्यूज़ हो गया था, लेकिन विपक्ष का काम था वो कर रहे थे, हल्ला मचाना जो कर रहे थे। लेकिन इतना ऋण वितरण में थोड़ा विलम्ब फर्स्ट में हुआ था। उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो ऋण वितरण हुआ था वो अनियंत्रित था। इस कारण से गलत हाथों में पैसा जा रहा था। उसकी जाँचें अभी तक चल रही है और फिर हमने उस पर रोक भी लगाई, तो वो सही हाथों में पैसा नहीं जा रहा था। इससे सीख लेकर के हमने आधार आधारित सत्यापन करने के बाद ऋण वितरण, ऋण माफ़ी का काम हाथ में लिया। तो आज 20,85,000 किसानों का ऋण माफ़ होने के बावजूद भी एक भी शिकायत पूरे राजस्थान से नहीं मिली है। ये आधार आधारित सत्यापन प्रणाली अपनाने की वजह से सही हाथों में ऋण माफ़ी का पैसा गया है, इसमें विलम्ब हुआ। और उसी से उत्साहित होकर हमने ऋण वितरण का काम भी उसी के आधार आधारित सत्यापन के आधार पर कराया। तो हमने ऋण वितरण में भी निसंदेह 12,27,000 नए किसानों को जोड़ा है। लोगों का विश्वास संस्थाओं के प्रति जगा है, इस कारण से इतने किसान इससे जुड़े हैं। और उसमें भी हम 8,000 करोड़ के लगभग का ऋण किसानों को रबी और खरीफ में अलग अलग फसलों पर बराबर देते आ रहे हैं। तो इतने किसान नए जुड़े हैं। तो जो हमारा मुख्य मुद्दा था ऋण वितरण का, और यही काम सरकार का सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको समय पे हमने करने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। इसी बीच में कोरोना काल भी आया और इसमें समर्थन मूल्य पे खरीद का काम भी आधार आधारित सत्यापन से हमने किया। तो आधार आधारित सत्यापन करने से सही आदमी टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो सही आदमियों के जिन्स तुल पाई। नहीं तो पहले के टाइम में जब ये प्रणाली लागू नहीं थी तो निसंदेह व्यापारियों का माल ज़्यादा तुल जाता था और किसान बेचारे साइड में बैठे रहते थे। लेकिन इस कारण से वास्तविक किसान ही समर्थन मूल्य में अपना उपज बेच पाए। ये भी आधार आधारित सत्यापन के कारण ही हुआ। तो चर्चाएं तो पहले भी चलती थी, लेकिन हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प था, इसलिए ये राहत हमने दी और वो प्रणाली आज बढ़िया काम कर रही है और किसान उससे पूर्ण संतुष्ट है। जब इसे लागू की थी उस समय लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, जिनके हित टकरा रहे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से आधार आधारित सत्यापन प्रणाली चलेगी, लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी समझदार है और उन्होंने सब व्यवस्थित तरीके से इस प्रणाली को अपनाया और किसानों के साथ किसी तरह की ठगी नहीं हो रही है। पहले समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती थी उस मामले में भुगतान किसानों को 2-2 महीने तक नहीं होता था। इससे प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, उन्होंने हमें 1,000 करोड़ रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया। इस कारण से 2 बार या 3 बार हमने जो अभी तक समर्थन मूल्य पे किसानों की जिनसे खरीदी है उनका 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में भुगतान करा दिया। भुगतान के नाम पर कहीं असंतोष नहीं फैला। उसका कारण यही रहा कि रिवॉल्विंग फंड का 1,000 करोड़ की वजह से हम समय पे किसानों को भुगतान कर पाए और भारत सरकार से जब पैसा आता उसकी भरपाई करके हमने काम चलाया। तो किसान समर्थन मूल्य पर खरीद पे संतुष्ट है। कोरोना काल में भी हमने समर्थन मूल्य पे हमारा खरीदने का मामला था, तो हमने 500 के लगभग नई खरीद केंद्र शुरू किए ताकि किसानों को दूर तक नहीं जाना पड़े और अपने गांव के पास ही अपनी उपज को तुलवा सके, जिसको गौण मंडी का दर्जा हमने दिया।
और इस आधार पर किसानों को कोरोना से भी दूर रख सके हम, और उनको लंबी दूरी भी तय करनी पड़ी। और राजस्थान समर्थन मूल्य में खरीदने पर अव्वल रहा, समय पे जितना हमें टारगेट दिया उस टारगेट को हम भारत सरकार का FCI का समर्थन मूल्य पर खरीद पूरा कर सके। इस कार्यकाल में जब बैंकों का काम संभाला तो बैंकों में पदों की काफ़ी कमी थी, तो वो उन पदों में भर्ती की प्रक्रिया भी हमने आरंभ की, तो 715 पद हमने नए इसको भर्ती किए हैं। किसान हायर सेंटर के मार्फत 8 करोड़ का अनुदान किसानों को दे करके ट्रैक्टर खरीद करके हमने दिए हैं, ताकि GSS मजबूत हो। जब तक GSS मजबूत नहीं होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का GSS जुड़ा नहीं होगा, जब तक किसानों का आधार आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं हो सकता। और अगर इससे जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, उनकी आय का खर्चा उनके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़े। इसलिए किसान हार्वेस्टिंग सेंटर द्वारा उनको ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए। ट्रैक्टर गांव में जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वो उस ट्रैक्टर को ग्राम सेवा सहकारी समिति से किराए पे ले जाएंगे और अपने खेती में काम करके वापस वहाँ खड़ा कर देंगे। इससे GSS ग्राम सेवा सहकारी समिति की आय भी बढ़ेगी और साथ ही छोटे किसानों को ज़्यादा किराया भी लोगों को नहीं देना पड़ेगा। ये नवाचार जो हमने किए हैं आपके सामने हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा भी कर रखी है कि हर पंचायत मुख्यालय पर GSS होना चाहिए, तो हमने प्रयास किया और अभी तक 140 GSS तो हमने नए खोल दिए हैं। और बाकी पे भी जहाँ से अंशदान जो 5 लाख रुपए GSS को देना पड़ता है, वो जिस पंचायत से भी आ रहा है उसको प्राथमिकता दे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा GSS को खोल रहे हैं, ताकि हर पंचायत मुख्यालय पर GSS हो जाए। तो ग्राम सेवा सहकार हमारा सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान एक कदम आगे बढ़ सके। तो जो ये प्रयास किए हैं उनका बराबर हमें वो फ़ायदा मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोडाउन बनाने का काम भी जारी है और दूसरे जो भी नवाचार समझ में आ रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं। चुनाव के मामले में बहुत लंबे समय से चुनाव नहीं हुए, तो अब पंचायती राज के चुनावों से निवृत्त हो गए हैं, तो अब जल्दी जल्दी इन चुनाव को कराएंगे और कानून में ऐसा प्रावधान करेंगे कि हर 5 साल में जिस प्रकार से विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, स्वयं शासन विभाग के चुनाव होते हैं, वैसे सहकारिता के चुनाव भी हर 5 साल में आवश्यक हो जाए चुनाव होना। तो इस प्रकार से 10-10 साल, 5-5 साल, 7-7 साल नहीं निकले और लोगों का जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास भी बढ़े और लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़े। तो जो विचार आ रहे हैं, जो समस्या आ रही है, उनका निराकरण कर रहे हैं। तो ये जो कुछ किया आपके सामने है, और भी जो भी जनता के सुझाव आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों में सहकारिता के प्रति काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इतनी लेन देन करने के बाद भी एक भी शिकायत कहीं से मुझे प्राप्त नहीं हुई है। इसी आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद। मंत्री विपक्ष के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों के द्वारा सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ठगी जा रही है। राहुल गांधी जी ने 1-2 गिनती गिन करके 10 दिन के अंदर ऋण माफी की बातें कही थी, जिसमें सत्ताधीन सरकार असफल रहा। इस पर आप क्या कहें? नहीं, असफल नहीं रही है सरकार। सरकार ने 10 दिन की बात कही थी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो कमलनाथ जी ने शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही घोषणा कर दी थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय चूँकि उस शपथ ग्रहण में साथ में थे, जो वापस छत्तीसगढ़ की शपथ ग्रहण कराने के बाद आए और 48 घंटे के अंदर राजस्थान सरकार ने भी किसानों को राहत दे दी थी। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है तो वो लगाते हैं, लेकिन जो राहुल जी का वादा जनता से था, वो मतदाताओं से था, वो समय पर पूरा किया। मंत्री जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि ये जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव शेयर सोसाइटी वाला जो ठगी वाला मामला है, ये सरकार क्या इस राज्य में इनको राहत दे पाएगी? सवाल एक। दूसरा सवाल ये है कि 9 महीने बीत चुके हैं और किसानों का दुर्घटना बीमा आज तक नहीं हो पाया। अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं, वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या हो पाएगा? इसमें डिले क्यों हो रहा है? आपने असेंबली में बोला है कि साहब हम इसको जल्दी करेंगे, फिर इसमें डिले क्यों हुआ? जहाँ तक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है, मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस भारत सरकार देती है, तो भारत सरकार का कोऑपरेटिव विभाग इसको देता है और वो नहीं देता जब तक मल्टी स्टेट नहीं हो सकती। और जिस दिन वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मल्टी स्टेट बन जाती है, उस दिन वो हर स्टेट के नियंत्रण से वो सोसाइटी बाहर हो जाती है।
उस पर नियंत्रण भारत सरकार का रहता है। बहुत बड़े घोटाले अपने राजस्थान की कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने किए, जिसकी जानकारी आम जनता को भी है, आपको भी है, मुझे भी है। तो हमने प्रयास किया, लेकिन इसको देखने का काम भारत सरकार का, हम उसमें केवल सहयोगी हैं, सहयोग कर सकते हैं। हमारे लेवल पर कहीं कोताही नहीं हो रही है। उन्होंने भारत सरकार ने एक कोई रिटायर IAS गुजरात के हैं, उनको लगा रखा है लिक्विडेटर, और वो पूरा काम समय पे नहीं कर रहे हैं। इस कारण से लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी होने के बाद भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इसका दुख मुझे भी है, सरकार को भी है, और जनता पीड़ित है। लेकिन हमारे हाथ में जितना काम था उतना तो कर दिया, लेकिन कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार सरकारें चलती है। ये भारत सरकार को इसमें तुरंत गति से कार्रवाई करनी चाहिए। तो भारत सरकार ने तो उसको, राज्य सरकार रजिस्ट्रार को उसको पावर दी है कि उसको करे, अपने परिवार दायर करवा दिए, कोर्टों में करवा दिए। उसके बाद क्या अपन देखते रहेंगे कि ठगी होती रहे? नहीं, अपन उसके बाद तो कोई ठगी हुई नहीं है, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में है। वही उन्हीं की देखरेख में रहता है। मल्टी स्टेट होने के बाद अगर स्टेट की होती तो राजस्थान सरकार का नियंत्रण था, लेकिन उनका होने के बाद वही देखते हैं। लिक्विडेटर भारत सरकार, हमारा तो सर लिक्विडेटर उसके साथ लगा हुआ है जो काम करता है। सवाल दूसरे वाला सर, दुर्घटना वाला बीमा में आपकी चिंता वाजिब है। आपने जो बात उठाई है वो विधानसभा में बोला है। किसी एक अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये सामना करना पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद उस अधिकारी का ट्रांसफ़र भी हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और उसके बाद बीमा हो गया है, प्रीमियम कटनी शुरू हो गई है, और लोगों का बीमा हो चुका है। मंत्री जी, इस कोरोना काल के दौरान जो पिछले 23 सालों की पैदावार की तुलना करें, खरीद की बात की जाए, तो क्या कोरोना काल के दौरान जो खरीद है वो बढ़ी है, और पैदावार की तुलना में बात करें तो पैदावार में इजाफा हुआ है या कमी है? कोरोना महामारी के दौरान कोरोना महामारी का पैदावार पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मौसम के आधार पर पैदावार होती है, तो पैदावार तो ठीक है, लेकिन खरीद का काम भारत सरकार जो हमें टारगेट देती है उसी से करना पड़ता है। स्टेट सरकार है, कोई भी समर्थन मूल्य पे माल खरीदने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। इसलिए जितना टारगेट उन्होंने दिया उतना तो खरीदा है, और कोरोना से मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए जहाँ मौसम अच्छे रहे वहाँ फसलें भी अच्छी हुई। एक अवधि पार ऋण वाले जो किसान हैं उन्हें अभी तक भी ऋण नहीं मिल रहा। आपने निर्देश भी दिए थे उस तरह के, उनको ऋण दिया जाएगा, 6 महीने पहले आपने कहा था, लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा। अवधि पार वालों का ऋण देने का प्लान चल रहा है, लेकिन वो उसमें जो नेगेटिव लिस्ट में नाम है या वो जिनका लेन देन सही नहीं था, उन लोगों को इन्होंने पार कर रखा है। तो मैं विचार कर रहा हूँ कि मतलब जब 2 बार ऋण माफ़ी के बाद भी उन लोगों ने समय पर भुगतान नहीं किया, इसलिए अधिकारी कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का लेन देन, इस काश्तकार का लेन देन सही नहीं है, आगे भी ऋण लेगा ये तो वापस जमा नहीं कराएगा, ये दुविधा में फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति किसी भी कारण से किसान की खराब हो गई होगी, तो एक बार शुरुआत तो आप करिए, ताकि शुरुआत हो जाए। तो किसान और हिदायत कर दो उसको 5,000 से शुरू करो ऋण देना। जरूरी नहीं कि उसको 50,000 दें या 1.5 लाख दें या 2 लाख रुपए तक का हमारी पावर है तो 2 लाख तक दें। 5 से शुरू करो, उसका लेन देन सही रहे तो आगे और बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें प्रक्रियाधीन है, उसको जल्दी जल्दी पूरा करें। मंत्री जी, साल 2020 की भी बात की जाए, काफ़ी सारे कोरोना के कारण निकल गए थे, कोरोना के समय राजस्थान। इस बीच राजस्थान में किसी किसान ने मजबूरी के कारण आत्महत्या की हो, ऐसा कोई मामला सरकार से नजर आया? नहीं, ऐसा कोई कारण मामला हमारे सामने तो नहीं आया कि मतलब ऋण की वजह से किसी किसान ने आत्महत्या की हो। घरेलू परिस्थितियों के अनुसार किसी ने कर दी हो, वापस की लड़ाई की वजह से कर दी हो, वो बात अलग है। लेकिन ऋण के कर्जे की बोझ की वजह से किसी काश्तकार ने आत्महत्या की ऐसा मामला मेरे सामने नहीं। सर, एक सवाल ये था, जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो बैक डेट में जो पट्टे काटने वाला जो खेल चल रहा है, क्या इसको विभाग रोक पाएगा? आप कहते हैं कि ऑनलाइन होगा, उसके बाद भी उनका तो धंधा बराबर है, वो तो वही रेट लेते हैं, पैसे लेते हैं, अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद जनता से इतनी लूट हो रही है, उस पर सरकार वो सब ट्रांसफ़र किया जा चुका है, और स्वयं शासन विभाग इसको देख रहा है। हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारियों को हमने हटा लिया है, ताकि एक ही विभाग नियंत्रण रखे। तो लोगों के साथ इस प्रकार की जो आप कह रहे हो वो शिकायतें हमें भी मिलती रही है, स्वयं शासन विभाग को मिलती रही है। इस आधार पर धारीवाल साहब ने यह निर्णय लिया कि ये केवल हमारा विभाग ही देखेगा, तो उन्हीं के नियंत्रण में पूरा कर दिया है। हमारे पास वो उनका नियंत्रण नहीं है, ताकि इस प्रकार की ठगी लोगों के साथ हो तो उस पर रोक लग सके। नहीं, उन अथॉरिटी में तो आपके लोग बैठे हैं, रजिस्ट्री हमारे पास तो जिसका शिकायत आएगी उसकी जांच हम कराएंगे। बाकी तो पट्टा देने का काम, ये काम सब स्वायत्त शासन विभाग का है। सर, एक प्रश्न मेरा ये है, जब आपका घोषणा पत्र था कांग्रेस सरकार का, तो कृषि उपकरण है GST के बाहर होंगे, पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल है, MSP इज़ द बिगेस्ट इशू नाउ। सो MSP पे क्या किसानों का न्यूनतम मिल पा रहा है? क्योंकि हम मंडियों में गए थे तो चना जो 2200 रुपये का बिकना चाहिए
वो 1200-1300 रुपये का बिक रहा है। तो कैसे आप केंद्र सरकार पे एक और तो आरोप लगा रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए इन तीनों कानूनों को लेकर, दूसरी ओर राजस्थान में ही एमएसपी नहीं मिल पी किसानों को मिल पा रही। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एमएसपी पर खरीद का आदेश भारत सरकार हमें देती है और हम उनके लिए खरीदते हैं। सरकार का विभाग खरीदता है जिसका 2% हमें कमीशन मिलता है, जिससे हमारे विभाग का खर्चा है। एमएसपी जारी करने का काम भी भारत सरकार का ही है। इम्प्लीमेंटेशन का काम तो आपका है। इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है, बढ़िया किया है, अन्य राज्यों से बढ़िया किया सर। बढ़िया करना नहीं करना ये मतलब नहीं है, आपने किया नहीं किया, आप कंफ्यूजन वाली बात करें। नहीं कंफ्यूज वाला आप क्वेश्चन नहीं सर, आपने मैं कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि भारत सरकार समर्थन मूल्य जारी करती है, भारत सरकार ही समर्थन मूल्य पर खरीद करवाती है। वो जो इतना टारगेट हमें देती है कि इतना आप 10 लाख टन चना खरीदना तो 10 लाख टन के पैसे हमें वो देती है। 10 लाख टन हम चना बाजार से खरीदते हैं, जो हमें टारगेट देगी, जितना धन उपलब्ध कराएगी उतना ही तो हम खरीद पाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नहीं तो एमएसपी चने की नहीं आई क्या? ऐसा क्या हुआ कि वो सरकार ने टारगेट कम दिए थे, भारत सरकार ने तो जितना हमें दिया उतना ही तो खरीद पाएंगे। और उसके अलावा तो हम कहाँ से खरीदेंगे, हमारे पास तो संसाधन है नहीं, और भारत सरकार ही खरीद करवाएगी। एमएसपी के समर्थन में मैं हूँ, मैं मंत्री बाद में हूँ, पहले किसान। इसलिए मेरा तो ये मांग करना है, जो किसान संगठन भी मांग कर रहे हैं, ये मांग मैंने आज से नहीं, जब विपक्ष में था जब भी की थी कि या तो किसान को भावांतर दे देना चाहिए कि अगर समर्थन मूल्य से जिन्स 1000 रुपये कम बिक रही है बाजार में तो 1000 रुपये का डिफरेंस किसान के खाते में डाल दो। तुम्हें ना तो धन की व्यवस्था करनी पड़े, ना बारदान की व्यवस्था करनी पड़े, ना गोडाउन की व्यवस्था करनी पड़े, और किसान की भरपाई हो जाए। किसान अपनी खुली मंडी में कहीं भी भाव से बेचे और जितना नुकसान उसको हो उसकी भरपाई सरकार कर दे। और जितनी भी जिनसे पूरे हिंदुस्तान में है सब पैदावार अपने राजस्थान में भी नहीं होती। केसर अपने यहाँ होती है क्या? अफीम वहाँ कश्मीर में पैदा होती है क्या? तो ऐसी बहुत से नारियल अपने यहाँ होते हैं क्या? नारियल साउथ में होते हैं। तो जो पूरा हिंदुस्तान विचित्र है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, तो सभी जिन्सों का समर्थन मूल्य जारी होना चाहिए और उस पर सरकार को इस कानून में प्रावधान करना चाहिए कि समर्थन मूल्य से अगर बाजार में कोई भी माल नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो समर्थन मूल्य पे खरीदेगा। इसके बाद इस बिल को लागू करें तो कोई दिक्कत नहीं। इनके बड़े धन्ना सेठ जिनके लिए ये बिल बनाया गया है वो उस समर्थन मूल्य पे माल खरीदे, किसानों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मेरे अंदाज से। उसके बाद उदयलाल जी आप तो खुद ट्रक चलाते थे, मुझे ध्यान है। ट्रक चलाता था, खेती करता था, दूध बेचता था, सब्जी बेचता था। आपका विभाग है, और आज किसानों को क्या लाभ देने जा सकते हैं? 2 साल पूरे हो गए सर, किसानों को क्या लाभ देने जा रहे हैं? मतलब किसानों को लाभ दिया जो भी बताया तो है, इतनी देर से बता ही रहा था मैं, जो देखना में सब आया हुआ है। सर 3 ईयर प्लान बताइए ना। 3 ईयर प्लान बता दिया। 3 ईयर के जो कर पाए वो तो आपके सामने बता दिया है। जो